जिस वजह से मार्किंग और लास्ट हो चुका है। इसको क्या पढ़ेंगे नंदनी? कि पहले क्या लिखना है? क्लॉज 27। Section 2, Clause 27, control shall include the right to appoint a majority of director or to control the management or policy decision accessible by a person or person acting individually or in concern directly, indirectly, including by the virtue of their shareholding management rights or shareholder agreement or voting agreement or in any other manner. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंसान का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होने की वजह से, ठीक है, या फिर उसका ज्यादा शेयर्स होने की वजह से, या फिर उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर होने की वजह से, जब उसका हर एक जगह डिसीजन उसी का बात चलता है, ठीक है, पॉलिसी बनाते वक्त मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हो तो उसी वर्ड को क्या कहते हैं? कंट्रोल। बस में आते हो। जैसे कि एग्जाम्पल पहले ही बताएं, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का कहीं ना कहीं कंट्रोल टाटा एंड सन्स के पास है, क्योंकि ज्यादा शेयर उसके पास है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी उसके कंट्रोल में है। बात में तो एक चैप्टर है तुम लोग का डिपॉजिट, उसके ऊपर डेफिनेशन क्या बोलते ध्यान से सुनना। 2 × 31 deposit include any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by the company, but does not include such a category of amount as may be prescribed in the consultation with the RBI. करा डिपॉजिट का मतलब हर वो पैसा जो आप रिसीव कर रहे हो, या तो आप डिपॉजिट के नाम पे रिसीव कर रहे हो, या तो आप लोन के नाम पे रिसीव कर रहे हो, आप किसी भी नाम पे रिसीव कर रहे हो, उन सारे चीज को हम लोग डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट उस पैसा को छोड़ के जो आरबीआई डिस्क्लोज करेगा। अब क्या मैटर है बताते हैं। चैप्टर है डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट चैप्टर में बात क्या है ना, बोल के रखा है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है। और डिपॉजिट का मतलब क्या बता रहा है, किसी भी इंसान से अगर आप पैसा लोगे तो उसको क्या कहेंगे? डिपॉजिट। तो हम अगर किसी इंसान को सामान बेचे हैं, सपोज दैट हम किसी भी इंसान को अगर सामान बेचे हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो भी तो पैसा रिसीव है ना, तो वो भी तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या हम सामान बेच के पैसा नहीं दे सकते हैं? ले सकते हैं। आरबीआई क्या बता दिया, किन किन चीजों को डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कमीशन, बात है ना, तो डिविडेंड, इन सबको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात? तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो और हम लोग को क्लियर होगा। डिपॉजिटरी किसको बोलते हैं? मीन a depository as defined in clause E of subsection 1 of section 2 of Depository Act 22 of 1996। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिपॉजिटरी का मतलब इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल, ठीक है, और एक है सीडीएसएल। ये होता क्या एनएसडीएल सीडीएसएल? ये दो वो डिपॉजिटरी जितने भी हमारे इंडिया में इन्वेस्टर लोग हैं, सबका अकाउंट एक तरह से मैनेज करता है। क्या करता है? सबका, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है, वो दो डिपॉजिटरी है। यहां पे इसका रेफरेंस इस तरह से दे रहा है कि जब कोई कंपनी किसी पब्लिक से पैसा लेता है, स्पेशली उस पैसा को डिपॉजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिपॉजिट बोला जाता है। और वो जब डिपॉजिट तभी दे पाएगा जब वो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी। दूसरा चीज, उसका डिपॉजिटरी में भी रजिस्टर होना जरूरी है, आइदर सीडीएसएल में या फिर एनएसडीएल में। कोई दिक्कत नहीं आता। डेरिवेटिव्स, डेराइव्ड का मतलब क्या होता है? एक चीज से जो दूसरा चीज निकलता है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मींस यहाँ पे क्या है, क्लॉज एसी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन 1956 42 ऑफ 1956। कहने का क्या मतलब है कि हमारे देश में सिक्योरिटीज का मोटा मोटी 3 मतलब होता है, हालांकि बहुत सारा मतलब है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये तीनों सिक्योरिटीज है। बात समझना। तो इसके अलावा भी होता है गोल्ड बॉन्ड, जीरो बॉन्ड, बहुत सारा है, बट ये मोटा मोटी 3 है। जिस वक्त इंसान इन सब का कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो बहुत सारा और भी तरह का एक्सपेंडिचर और भी तरह का इनटेंजिबल आइटम्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उन सबको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जब इंसान कहीं पर डिवेंचर खरीदा है,
डिवेंचर उसको क्या देगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट खुद में इंटेंजिबल है, डिवेंचर खुद में इंटेंजिबल है। तो इंटरेस्ट डेराइव किसके चलते हो रहा है? डिवेंचर के चलते। प्रेफरेंस डिविडेंड किसके चलते? प्रेफरेंस शेयर के चलते हो रहा है, बस। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, बस है। तो इस सबको कहते हैं डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव्स। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, और एक एग्जांपल बताते हैं डेरिवेटिव्स का, जो फ्यूचर इवेंट पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट का मतलब कि हम और तुम, ऐसा मार्केट में होता है, कमोडिटी मार्केट में हम और तुम मिल करके कमोडिटी मार्केट में लगा रहे कि आने वाला है 3 महीना में हल्दी का दाम 1,000 रुपए जाएगा, और तुम बोला कि नहीं, 800 रुपए से 1 रुपए आगे नहीं बढ़ेगा। हम बोले ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों ये बात कमोडिटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट का एक पार्ट होता है कमोडिटी मार्केट बनाएंगे। अब इन फ्यूचर में या तो हम सही होंगे तो तुम सही होगे, हम सही होंगे तो प्रॉफिट किसको होगा? मेरे को। और अगर तुम सही हो तो प्रॉफिट किसको होगा? तुमको। अब जिसको भी प्रॉफिट होगा डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट पे, उससे डेराइव्ड होगा कि प्रॉफिट किसको होगा। इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है? जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे और जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है? सम्मन, नोटिस, रिक्विजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, वेदर, इशूड, सेंड, कीप। मेरा बात ध्यान से सुनो। पहले तो भैया सम्मन का मतलब क्या होता है? जो कोर्ट से नोटिस आता है उसको सम्मन कहते हैं, ठीक है। नोटिस तुम लोग को पता है, रिक्विजिशन पता है, ऑर्डर पता है, डिक्लेरेशन पता है, फॉर्म पता है, रजिस्टर पता है। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं पता है? रिक्विजिशन, गुड्स रिसीव नोट, गुड रिक्विजिशन नंबर, जीआरएन आता था ना, एसआरएस। ऑर्डर तुम लोग को पता है, ऑर्डर नोट, ऑर्डर रिसीव करना। डिक्लेरेशन हम लोग भी बहुत बार डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। फॉर्म हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। वेदर इशूड, या तो आप किसी को दिए, या तो कोई आपको दिया, या तो आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अब एक चीज समझ, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो सामान भेज रहा, और सामान भेज रहा 50,000 के ऊपर। तुम लोग अगर जीएसटी पढ़ा है तो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जीएसटी में 50,000 के ऊपर सामान भेजने से ई वे बिल लगता है। क्या लगता है? मतलब परमिशन कि आप उस गुड्स को लेकर रास्ता में जा सकते हैं। अब ये भी एक डॉक्यूमेंट हुआ। आप है क्या, कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं, बट आपको जीएसटी के चलते एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा है जिसका नाम है ई वे बिल। तो वही बोल रहा है कि कोई भी पेपर हो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो कंपनीज एक्ट के चलते आपको फॉर्म करना पड़े या किसी अदर लॉ के चलते फॉर्म करना पड़े, उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल है, कोई भी कंपनी कुछ भी बनाएगा, सामान बना के बेचेगा। तो बेचते वक्त मान लो हम स्मार्ट वॉच बना करके बेच रहे हैं, कंडीशन, वारंटी, गारंटी सब देंगे तुम। तो ये सब एक पेपर में होना जरूरी है। ये बात कंपनीज एक्ट नहीं बोलता, ये बात सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग एक्ट है। उसका है कि बायर और सेलर के अकॉर्डिंग जो जो गारंटी और कंडीशन है उसको एक जगह पहले से डिस्कस कर लो, हाँ या ना। बात समझ आया? तो जो जो पहले से डिस्कस करेंगे, जो डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट किस एक्ट के तहत बनाना पड़ रहा है? वो बनाना पड़ रहा है हमको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। बस में तो, लेकिन वो एक अदर एक्ट के तहत बन रहा है पेपर, और उसी पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें डॉक्यूमेंट। कोई दिक्कत इसमें? और इस एक्ट के तहत भी जो बनता है उसको भी हम लोग डॉक्यूमेंट ही कहते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक टेक्निक है, ठीक है, एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करने का। रिटेन मतलब रखने का या रोकने का। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एम्प्लॉय के 5 साल से काम कर रहा है, और 5 साल काम करने के बाद अब वो अपना मूव करना चाह रहा है, कंपनी छोड़ के जाना चाह रहा है। कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा या फिर जो कंपनी का
चेयरमैन होगा, उसको बुलाएगा और बोलेगा कि अगर तुम कंपनी में रुक जाते हो, ठीक है, तो आज कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपए, आने वाले 3-4 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 500 रुपए। 3 साल बाद ही सही, हम तुमको शेयर देंगे कितना, 100 रुपए करके, मतलब जिस वक्त शेयर का नाम कितना चलेगा, हम तुमको कितना में देंगे, बात सुना तो। और ऐसा भी नहीं कि हम तुमको हड़बड़ा देंगे उस वक्त शेयर खरीदने के लिए, हम तुमको उस वक्त भी 3-4 महीने का एक्साइज पीरियड यानी कि सोचने समझने का टाइम देंगे। अब इम्प्लॉय ऐसा बात सुन करके क्या सोचता है कि हाँ ये बात तो सही, कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में इसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा और हम इस कंपनी में और 2-3 साल रुक जाते हैं। और एक बार शेयर हाथ लगने के बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में नियम है कि आप 3 साल तक वो शेयर कहीं और बेच नहीं सकते हो। तो आप अपने शेयर्स का ध्यान रखने में अपने कंपनी, अब तो आपका कंपनी हो गया, भले आपको एक शेयर ही मिला बट आप भी तो उसके शेयर होल्डर हो गए, तो इस चक्कर में कंपनी जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा बस। तो एक टेक्निक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। देखो क्या बोल रहे हैं, मीन एन ऑप्शन, एक ऑप्शन रहता है गिविंग टू द डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, या तो जिस कंपनी में काम करे उसी कंपनी का, या तो होल्डिंग सब्सिडरी किसी कंपनी है। इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज, इसके पास राइट टू परचेज मिलता है और सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ द कंपनी एट द फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, भविष्य में खरीदेगा लेकिन प्राइस प्री अभी डिसाइड होगा, होता है ना, प्री पेड सिम पहले रिचार्ज करो तब यूज करो, उसी तरह। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है हम लोग का बैंक और अदर फाइनेंशियल से याद रहता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बस समझ तो। जैसे बजाज फाइनेंस, जब टीवी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो बजाज फाइनेंस से होता है। बजाज फाइनेंस में किसी का अकाउंट है, किसी का अकाउंट नहीं, वो उसका काम ही होता है लोन प्रोवाइड करना, पता है। जैसे हम जब बाइक लिए थे तो किससे लिए थे, बजाज फाइनेंस से, तो मेरा अकाउंट नहीं है उसमें, बात समझ तो, बट उसका काम रहता है लोन प्रोवाइड करना। तीनों ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का इस बार 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या था, FRFSL, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FRFSL फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज आता है, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट, डेप्रिसिएशन, ये सब नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स का एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जो बचपन से तुम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ पढ़ा है, उसी का एक वाइडर कंसेप्ट है। कैश फ्लो भी पढ़ा था बचपन में, लेकिन उस वक्त अकाउंट्स का पार्ट समझ के पढ़ता था, या अकाउंट से थोड़ा हटके रहता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप एंट्री कैसे भी किए हो, आप एंट्री कैसे भी किए हो, आपको एंट्री का जो एंड रिजल्ट है जो आपको प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह, ठीक है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल बताते हैं, हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते हैं, हम लोग जनरली बैलेंस शीट में एक साइड लाइबिलिटी लिखते हैं, एक साइड एसेट्स लिखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। इन लोग को वैसा तरीका नहीं है, ये लोग इन्वेस्टमेंट को भी, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, एक करेंट इन्वेस्टमेंट, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऐसे करके दिखाएगा, पसंद है तो। एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स दिखाएगा, और टेंजिबल भी एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स लिखेगा, उसमें सारा चीज आ जाएगा, मशीन, फर्नीचर, बस प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सब कुछ। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया जाता है और आपको वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आ जाता है, पहला चीज आ जाता है बैलेंस शीट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आप एक एनपीओ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर दिक्कत है कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
साल भर तो आपको कंपनी का इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट होता रहता ना, उसका एक स्टेटमेंट। और इसके अलावा एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स्ड, एनेक्स का मतलब क्या होता है, जो आप मेन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यानी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो उसके साथ आप एक्सप्लेनेशन सीट दीजिएगा। जैसे कि हम बोल दिए तुम लोग को कि बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिला के पीपीटी, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तुमको कितना क्या लिखना पड़ेगा, मान लो 100 करोड़ का। अब 100 करोड़ देख के तो पता ही नहीं चला, उसके लिए अलग से नोट टू अकाउंट बना। नोट टू अकाउंट में लिखा है कि हाँ बिल्डिंग 50 करोड़ का है, फर्नीचर 10 करोड़ का, प्लांट 40 करोड़ का, तब जाके 100 करोड़ हुआ। बस उस पर डिप्रिसिएशन इतना चार्ज होता है। ये सारा डिस्कशन आपको एक्सप्लेनेटरी नोट में देना पड़ेगा। क्लियर ये बात? याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी या फिर डॉर्मेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं। एक ओपीसी या स्मॉल या डॉर्मेंट कंपनी, इन तीनों को ही जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूप से मांगा जाए तो वो क्या देगा, बैलेंस शीट देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, बस। क्यों? अगर ओपीसी होगा तो जरा सोचो, उसमें चेंज इन इक्विटी क्या ही होगा, 1% है। क्लियर है बात? और दूसरा बात है रह रहा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अब डॉर्मेंट कंपनी सोचो, वो कंपनी जो कंपनी तो है बट फिलहाल कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, परचेज सेल नहीं कर रहा, सोया हुआ है, तो उसका क्या कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होगा, कुछ होगा? तो दिक्कत यहां तक। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, खाली मुस्कान बताएगी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, हम अगर 1 अप्रैल 2024 चल रहा है ना, 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो मेरा साल खत्म कब होगा? 25। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए हम 1 अक्टूबर 2024 को बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म? तब, ठीक है। अगर हम 31 दिसंबर 2024 को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो, दिसंबर 2024 को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 31 मार्च 2025। अगर हम 1 जनवरी 2025 को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो, नहीं, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो, 31 मार्च 2025, एक गलत जवाब। मसला तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ बोलता है आप बिजनेस साल के जिस मंथ में भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो लास्ट ईयर है, जो आपका ईयर है, वो ईयर चेंज हो जाना चाहिए और एंड डेट 31 मार्च आना चाहिए। तो अभी हम लोग से क्या पूछे कि 1 जनवरी 2025 को हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा एंड कब होगा? तो पहले तो 2025 से 2026 और आगे क्या लग जाएगा, 31 मार्च। देखिए ये साल तो 15 महीना का हो गया, ये साल तो 15, उससे कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे तुम? कोई दिक्कत? क्या बोला देखो, इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st March of 31st day of March every year, and where it is been incorporated on or after first day of the January of the year, the period ending on the 31st March of the following year। बोल दिया ना, फॉलोइंग ईयर मतलब अगर आप 1 जनवरी को, ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगर आप का कंपनी 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो आपका ईयर एंडिंग कब होगा, 31st डे ऑफ मार्च और नेक्स्ट। क्लियर है बात? ऐसा टैक्स में नहीं होता, अकाउंट्स में नहीं होता, कहीं नहीं होता, खाली कंपनी लॉ में होता है। क्लियर है बात ना? अब समझ में आ रहा है? डेट के देखिए 3 अलग अलग जान का बात याद रखना। अकाउंट्स बोलता है करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर, टैक्स बोलता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, और ये अपना नया साल लेके आ गया। हम कुछ कुछ पैसा ना साइड करके रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा भाई मेरे से पूछा
कि पैसा आप क्यों साइड करके रखना है, मतलब हमें ऐसे ही साइड करके रखना, जब मेरे मुंह से निकला ऐसे ही साइड करके रखना है, ये हो गया फ्री रिजर्व। अगर हम ये बोलते हैं कि बाबू हम कुछ लोगों से कर्ज लेके रखे, उन लोगों को हमको पेमेंट करना है, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उस ट्यूशन में हम इक्विटी शेयर्स वाले लोग को पैसा वापस करना है, बस है। तो सीआरआर हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को वापस करना है तो भी सीआरआर हो जाता है। या तो मेरा भाई जब मेरे साथ पूछा तो हम बोलते हैं कि दो चार जन काम करता है मेरे साथ, उन लोगों का कभी तबीयत खराब हो गया कुछ होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं। यानी कि जब आपका रखा गया पैसा का कोई एक पर्टिकुलर पर्पज होगा, ठीक है, तब तो आपको पर्पजफुल रिजर्व हो गया। लेकिन जब कोई पर्पज नहीं होगा आमतौर पर, तो उसको हम लोग फ्री रिजर्व बोलेंगे। और फ्री रिजर्व का सबसे बड़ा एग्जांपल है जनरल रिजर्व। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल, हालांकि दोनों टर्म अलग है, बट अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं सही दोनों। जब हम लोग क्लास 12 में इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर सीखे थे, उसमें शेयर फॉरफीट करते थे, तो लास्ट में कुछ कैपिटल रिजर्व में पैसा बचता था। वो आपका बिजनेस से जनरेट किया हुआ पैसा नहीं है। एक इंसान आपको पैसा दिया कि हाँ हम आपको आगे और पैसा देंगे और आपको कंपनी का शेयर एक्वायर करेंगे, बट बाद में जाके क्या हुआ कि वो शेयर एक्वायर कर पूरा पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी उसका पैसा फॉरफिट यानी कि अपने पास जब्त कर लेता है। तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक तरह से फ्री रिजर्व के रूप में रहता है। ठीक है, तो दिक्कत इसमें, अब ध्यान से देखना। Free reserve means such reserve which as per the latest audited balance sheet of the company are available for the distribution as dividend। जो किस वजह से पड़ा हुआ है अब डिविडेंड, अब उसका और कोई काम नहीं है। जनरल रिजर्व एक हो गया, जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या हो गया हम लोग का पीएल। खास करके ये दो देखने को तुमको मिलेगा। Provided that amount representing the unrealized gain, notional gain, revaluation of assets whether so as a reserve or otherwise। क्या कह रहा, प्रोवाइडेड डेट, ध्यान से देखना, अनरियलाइज्ड गेन, गेन तो हुआ है लेकिन अभी तक हाथ, नॉशनल गेन, ठीक है, बस दिख रहा है, एक्चुअल में कोई गेन हुआ नहीं। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसी का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी कि एसेट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, एसेट्स का प्राइस अगर बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो हाथ में पैसा थोड़ी आ रहा होगा, तो अच्छा है कि प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। आज से कुछ साल पहले मतलब 1995 में पापा ये जमीन 20 हजार दिए थे, आज हम लोग जो जहां पे बैठ के पढ़े 8 लाख रुपए कट्ठा है। बात समझा रहा, एक कट्ठा में कितना आता है, 750 स्क्वायर फीट लगभग। बात समझा तो, और यहाँ पे टोटल 1400-1500 स्क्वायर फीट है, तब तो कितना इन पैसा थोड़ी आ रहा है हाथ में, ये तो एसेट्स बस रिवैल्यूएट हो रहा है। इन सबको काउंट नहीं करेंगे। और any changing in the carrying amount of the assets or liability recognized in the equity including the surplus in the profit and loss, किसी भी तरह का इक्विटी शेयर या लाइबिलिटी में चेंज होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अगर बढ़ा है मेरा, तो उस भी प्रॉफिट एंड लॉस को, उस पार्ट को इग्नोर करेंगे, शैल नॉट ट्रीटेड एज अ रिजर्व। कोई दिक्कत इसमें, ये होता है फ्री रिजर्व। अब आते हैं 2 clause 44 में, क्या है, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। डिपॉजिटरी बताया थे क्या है, इंडिया में किसी भी इंडियन कंपनी आपको पैसा डिपॉजिट करना है, आप इंडियन हैं, ठीक है, आप इंडियन हैं, इंडिया में किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है शेयर, तो आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल का सहारा पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं, ठीक है, कि फॉरेन कंट्री वाले लोग भी मेरे कंपनी से पैसा लगाएं, तो उसके लिए हमको कहा रजिस्टर होना होगा, जीडीआर, कहाँ पे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिस्क। बस मान लो हम चाहते हैं कि मेरा एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा शेयर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करे, वहां पे दिखे, तो हमको जीडीआर में रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया ना चाहता तो आईडीआर है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। कोई दिक्कत इसमें,
mean any instrument in form of the depository by the whatever name called by a foreign depository outside India and authorized by a company making an issue of such depository receipt. ऐसा डिपॉजिटरी जो इंडिया के बाहर है, आपको वहां पे अपना शेयर बेचवाना है कि वहां का पब्लिक खरीद पाए, तो आप जब वहां बाहर जाकर रजिस्टर करवाते हो तो उसको कहते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना। अच्छा, तुम लोग का चैप्टर में बोल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 रेफर टू इन सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ने के लिए आप सब सेक्शन 6 सेक्शन 149 पढ़ लें। तब तो जब उस डायरेक्टर चैप्टर में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो रहेगा कंपनी में, सैलरी लेगा कंपनी से, खाएगा कंपनी, लेकिन प्रोटेक्ट करेगा आउटसाइडर। आउटसाइडर एग्जाम्पल के लिए कस्टमर को, बस कस्टमर के साथ कुछ गलत ना हो, गवर्नमेंट के साथ कुछ गलत ना हो, अनएथिकल कुछ ना हो, इन सब चीजों पे ध्यान देगा। बस ना, इसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है बात? अच्छा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अब इसका पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेना। तब रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें डायरेक्टर कौन है? मुकेश अंबानी। अब जिसका हस्बैंड के पास 93 बिलियन डॉलर, इतना अच्छा खासा पैसा हो, 1 ट्रिलियन तक पैसा पहुंचने वाला, उसका बीवी तुमको लगता है घर में बैठी रहेगी, ऑफिस में नहीं आएगी? आएगी ना ऑफिस में, इंटरेस्ट लेगी। इंटरेस्ट लेगी मतलब वहां के काम में दिलचस्पी लेगी, अपना डिसीजन ऐसा ना वैसे उसका डिसीजन चलेगा। दिस काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड इंटरेस्टेड डायरेक्टर। बात सुना तुम? इस तरह का लोगों को क्या बोलते हैं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ये तो हुआ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर घर का, ठीक है, महिला ही बन जाती। बट ऐसा लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई पर्सन, जैसे हम एक वो व्यक्ति है जो हम एफएमसीजी लोग को परेशान करते हैं। एफएमसीजी समझते हैं? जो फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज, साबुन सरफ, ये सब एक तरह से बनाता है। तो हम ना बहुत सारे कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर, बस ना, तो हम खाली इस कंपनी का डिसीजंस में इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं क्या डिसीजन ले रहा है, नहीं ले रहा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और वो लोग मेरे को उतना ही रिस्पेक्ट पे करता है। ऐसा नहीं कि हम जाके झुट्टो मुट्टो बड़बड़ा रहे हैं। बस ना, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन who is anyway whether by himself या तो खुद और through any of his relative, वाइफ के एग्जांपल दिए थे, और फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या तो अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन विच ही और any of his relative is a partner, director और member interested in contract of arrangement, जो इंटरेस्टेड है कि आके काम करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय और बिहाफ ऑफ कंपनी। अब सोचो मेरे पापा की एक कंपनी है, ठीक है, हम धीरे बड़े हो रहे हैं, मेरे पापा उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अब पापा के संग हम जाने लगे ऑफिस, तो छोटा सेठ जी आ रहा है तो उसका बात तो माना जाएगा ना, है या ना? अब मेरे पापा का मान लो कि हम लोग 4-5 भाई बहन हैं, तो पापा क्या किए, एक पूरा एसोसिएशन बना दिए, ठीक है, ठीक है, बीओआई इसको कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना दिए। हम सारा भाई बहन मिलकर के पापा के रहने में या ना रहने में लोग जाएंगे, हम लोग का सारा मन मर्जी चलेगा, हम लोग सारा डिसीजन लेंगे। पापा किसी एक को नहीं बनाए, सबको बना दिए कि भाई बहन सब मिलके इसी बहाने तो रहेगा। बस समझा? अच्छा, केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी के लिए वो सारे पर्सन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीईओ, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, फुल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ और अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब। बात समझ आया तुम? भैया ऑडिटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है भैया, कॉस्ट अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कंपनी सेक्रेटरी क्यों बना?
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका हर चीज रखने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमारे देश में फॉरेन मिनिस्ट्री है? जब फॉरेन मिनिस्टर हमारा विदेश जाके, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में जाके जब स्पीच देता है, कुछ बोलता है, तो वो नहीं बोल रहा, वो कंट्री का सिचुएशन उससे बुलवा रहा है, बस है तो, और वो कंट्री को, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी का वो रोल है। अब रहा बात चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बात सुना है तो, एक लिमिट तय करके रखा गया कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए खास करके, कि आपका कंपनी अगर इतना टर्नओवर टच करेगा तब कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट रखना, अदरवाइज आपको कॉस्ट अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चार्टर्ड अकाउंटेंट का जहां तक बात है, स्पेशली ऑडिट के काम के लिए आता है। अब तुम एक चीज जरा सोचना, ये जो सीए और जो सीएम है, इन लोग के ना सिर्फ कंपनी का जिम्मेदारी नहीं है, इन लोगों को कंपनी के बाहर भी जाकर तो सोचना पड़ेगा। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का बेसिक सा काम क्या है कि किसी भी चीज को बनाने का दाम कम से कम है। तो आप किसी भी चीज को बनाने का दाम कम से कम लाओगे, एट दैट मोमेंट आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपका क्वालिटी इतना बेकार हो गया कि कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा, तब तो दिक्कत है ना। एक ऑडिटर कंपनी को भलाई चाहता है, लेकिन अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो इग्नोर तो करेगा नहीं। अगर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग या फिर स्मगलिंग करके कंपनी पैसा करा नहीं, लेकिन ये जो सीईओ सीएफओ ये सब सिर्फ कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी अच्छा करे बुरा करे नहीं हो रहा, जो भी है, जैसा है मेरा पति मेरा देवता है, वही हाल है। कोई दिक्कत? इसी हाल से इन लोगों की मैनेजरियल पर्सन। अच्छा, लिस्टेड कंपनी हम लोग पढ़े थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से जो एक हेड होगा उसको हम लोग जनरली, जो सुपरिटेंडेंट जो सबको मैनेज करता है, उसको हम लोग मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का उपाधि देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नंदिनी कल आई, कल आके मान लो कह रही है हम लोग से कि हम एक्सआईजेड कंपनी में शेयर होल्डर है। तो हम कैसे बिलीव करेंगे कि आप उस कंपनी के मेंबर या फिर शेयर होल्डर है? क्या क्या पॉइंट है? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, उस कंपनी का मेमोरेंडम डाउनलोड करेंगे, मेमोरेंडम देखेंगे कि नंदनी का नाम और सिग्नेचर है या नहीं। ठीक है, नंदनी अडानी कंपनी का कह रही कि हम अडानी कंपनी के मेंबर, उसका नाम और सिग्नेचर मेमोरेंडम में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, every other person who agrees in writing become a member of the company and whose name is entered in the register of member of company। चलो ये भी देख लेते हैं, कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करता है जिसमें उसका इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम रहता है। ठीक, उसमें भी चेक कर लिए, नहीं है। तीसरा, every person holding share of the company and whose name entered as a beneficiary owner in the record of depository। होता क्या है कि आप जब शेयर खरीदते हो ना, तो आप आज शेयर खरीदे तो आज ही आपका नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ जाता, 7 दिन के अंदर चढ़ता। तो नंदनी तो आज घर जाके शेयर खरीदेगी, कल आके मेरे को बता देगी, तो मेमोरेंडम में तो उसका नाम कभी नहीं आएगा। अब रहा बात कंपनी के रजिस्टर में, कंपनी के राइटिंग डॉक्यूमेंट में तो कहीं है नहीं, क्योंकि 7 दिन बाद आएगा। हाँ, बट इस बिचारी के पास खुद का शेयर होल्ड कर रही है, इसका प्रूफ तो है। और ऐसे ऐसे जगह होल्ड नहीं कर रही है, या तो इसका एनएसडीएल पे या तो सीडीएसएल पे, वो डो डिपॉजिटरी जो परमिशन देता है करने का, शेयर होल्ड करने का, उसके वेबसाइट पे जाकर के शो कर रही है। क्लियर है बात? तो ऐसा व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। कंपनी के बारे में कुछ भी समझने से पहले आपको पता मेमोरेंडम, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बात समझा? तो कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर्स है, ये सारा 5 से 6 टॉपिक उससे कंपलसरी दिया रहता है, इंक्लूडिंग लाइबिलिटी। ठीक है ना? वो सारा चीज जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। अब जब एक चीज सोचो, एक कंपनी है
जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें 200 मेंबर होगा बस ना। यानी बाद में वो जाकर के प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड बन रहा है। क्या बन रहा है? अपने आपको कन्वर्ट करवा रहा है, प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड बन रहा है। तो उसका मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा ना, इसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। पर इतना बात समझना, उसका ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखो, पेड अप शेयर कैपिटल, उसका नाम बोले रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व में क्या क्या आ जाता है? पांच एग्जांपल बताओ तो जो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। पांच एग्जांपल बताओ तुम। इक्विटी शेयर कैपिटल, पर हेडिंग देते हैं शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आता है, फिर हेडिंग देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पांच आइटम बताओ जो आता है। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस, और तीन हुआ CRR, DRR, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, बहुत सारा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पे कह रहा ऑल रिजर्व, सारा रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आफ्टर डिडक्टिंग, अगर कोई लॉस है तो, अगर कोई लॉस है तो, डज नॉट इंक्लूड, ध्यान से सुनना, करा नेट वर्थ का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना भी आपके पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ सब पे जोड़ के हो जाता है नेट वर्थ, यानी कि वो पैसा जो कंपनी का अपना खुद का पैसा है। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन उसमें आपको एक दो चीज ऐड नहीं करना है, जैसे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी दो कंपनी मर्ज होता है ना, तो एक कंपनी का एसेट्स का जो एसेट्स का वैल्यू होता है वो राइट बैक मतलब रिवर्स में जाता है। ठीक है, जब रिवर्स में जाता है तो उस वक्त क्या होता है ना, एक तरह से प्रॉफिट क्रिएट होता है। अगर डिप्रिसिएशन आप लिख रहे हो तो डिप्रिसिएशन आपका खर्चा है, और डिप्रिसिएशन को वापस राइट बैक कर रहे हैं। राइट ऑफ करने का मतलब घटाना, राइट बैक करने का ऐड करना, तो आपका बेनिफिट हो रहा है ना। ये सब चीजों को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? जैसे कैमरा है कैनन का, या सोनी का एक कैमरा है, जब लॉन्च हो रहा है 40,000 में, अब जो इंसान 40,000 में उस कैमरा को खरीदा है उसका तो दाम घटते घटते जा रहा है, डिप्रिशिएट हो, लेकिन मार्केट में डे बाई डे उसका दाम बढ़ते जा रहा है। अभी वो कैमरा 1,80,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, 40,000 में, कंपनी बना भी नहीं पा रहा है वो कैमरा दोबारा, इतना एक्सपेंसिव लेंस मटेरियल जो भी लगा था। तो मान लो ऐसा सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिप्रिशिएशन तो पहले राइट ऑफ किए हो, लेकिन अब तो राइट बैक करना पड़ रहा है ना। हाँ या ना? नोटिफिकेशन मीन वो नोटिफिकेशन जो आपका ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, ये तुम लोग को पता है। ऑफिसर, कंपनी लॉ के नजर में ऑफिसर किसको बोलते हैं? डायरेक्टर, मैनेजर और KMP को, तीन आदमी। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना, बहुत जगह ऑफिसर इन डिफॉल्ट आएगा। कंपनी लॉ में बहुत जगह पे फाइन और पेनल्टी है, और फाइन और पेनल्टी है उसमें के साथ ही साथ जेल भी है। तो कंपनी को जेल में कैसे बंद करोगे? कंपनी को ताला मार सकते हो, ठीक, लेकिन कंपनी में जो इंसान गलती किया होगा, आज किंग फिशर के नाम पे, ठीक है, विजय माल्या लोन लेके भागा है फॉर एग्जाम्पल, तो किंग फिशर को कैसे पकड़ोगे? तुम उस इंसान को पकड़ोगे जो लोन लेकर के जो डिफॉल्ट किया है। तो अब उस कंपनी का डायरेक्टर था, और डायरेक्टर को ऑफिसर कहते हैं, और वो ऑफिसर जो डिफॉल्ट किया है, बस है ना, तो वही बोल रहा है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जिसके द्वारा कोई गलती हुआ है और वो उस गलती के लाइबल, उसको फाइन पेनल्टी पे करना पड़ेगा। क्लियर है बात? पोस्टल बैलेट,
हम लोग ये पढ़े हैं कि कंपनीज में एक होता है ओआर, एक होता सॉरी ओबी, और एक होता है एसबी। ओबी मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर, इसमें 4 टॉपिक आता है अड्डा। अब बाकी का अब कंपनी हर बात के लिए अगर मीटिंग बुलाए तो कितना सारा मीटिंग रखना पड़ेगा, और सबका आना पॉसिबल भी नहीं है। तो कंपनी कुछ काम, ऐसा 10 काम है जिसको लिस्ट आउट करके रखा है। ये पोस्टल बैलेट का सेक्शन हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। जिसके लिए क्या करता है, बाई पोस्ट हम लोग को एक लेटर भेजता है। उस लेटर में सारा मैटर लिखा रहता है, और हम उस बात से सहमत है या नहीं है बस हमको उसमें टिक करके और वापस रिवर्स भेज देना रहता है। कई बार ये ईमेल के भी द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा। इसी चीज को पोस्टल बैलेट कहते हैं। पहले बाई पोस्ट होता था तो तभी से पोस्टल बैलेट नाम पड़ गया। बट क्या बोला, मीन वोटिंग बाई पोस्ट, वोट करना है बाई पोस्ट या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। कंपनियों में जहां जहां प्रिस्क्राइब वर्ड आएगा दैट मीन वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना के रखा है। मेंबर किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर को। डायरेक्टर किसको बोलते हैं, जो कंपनी मैनेज कर रहा है। प्रमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी का नींव रखा है, यानी जो कंपनी को स्टार्ट किया था। Who has been named as such in a prospectus or is identified by the company। अब तुम जरा सोचो, जब जब रिलायंस कंपनी का नाम आता है तो धीरू भाई अंबानी का भी नाम आता है। वो इस कंपनी का प्रमोटर है, मतलब उस कंपनी को स्टैब्लिश करने वाला वही व्यक्ति है। आज वो नहीं रहे तो ना उस कंपनी के डायरेक्टर है, ना शेयर होल्डर, ना कुछ है। बट प्रमोटर का पोजीशन तो उन्हीं को मिलेगा ना। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द बिजनेस, जिसका बिजनेस में पूरा कंट्रोल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस पे। अब जरा देखो एक चीज, भारत भारत पे का फाउंडर बोल लो, ठीक है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जिस कंपनी को बनाया तो वही लोग, बट बाद में उसमें डिसीजन किसी और का चलने लगा। यानी कि आप प्रमोटर भी ढंग के नहीं, बात समझा तो। आप कंपनी स्टेब्लिश की है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपका कंट्रोल खत्म हो गया ना पूरा। तो दिक्कत है इसमें। जो एडवाइस, डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। प्रोस्पेक्टस क्या होता है कंपनी की भाषा में, जब भी कोई कंपनी, हम लोग एवरेज प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, शेयर शेयर मार्केट में इशू करने जाता है, वो अपना एक प्रोस्पेक्टस छपवाता है, ठीक है, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है। सारा डिटेल्स का मतलब एमओए, एओए, सारा डिटेल। इसके अलावा कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कितना राउंड रेज करेगा, मतलब कितने बार में पैसा रेज करेगा, कितना शेयर है, पर शेयर का कितना दाम है, वो पैसा किस पर्पज के लिए यूटिलाइज करेगा, बस मैं तो। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, उससे की मैनेजरियल रिस्क क्या क्या है, बात समझे ना तुम, कोई दिक्कत है इसमें। अब जरा समझो, एक एग्जांपल दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप, नाम हमको याद नहीं आ रहा, पेंट का बिजनेस में उतरा है, पेंट बना रहा है, कलर। अब आदित्य बिरला ग्रुप शेयर्स के लिए पैसा मांग रहा है, तो हम उसका प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस में रिस्क का कॉलम देख रहे हैं हम कि क्या रिस्क है क्या है। तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि हम लोग इस फंड से ना एशियन पेंट को compete करेंगे। आप कितना भी बड़ा जाइंट, उस फील्ड का जाइंट वही है एशियन पेंट, आप उससे compete। हम इंटरेस्टेड नहीं, हमको आदित्य बिरला ग्रुप पे भरोसा नहीं, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये पढ़ी भाई, नहीं ठीक एकदम सही कर रहा है, एशियन पेंट से compete करना, हम पैसा लगाएंगे बिजनेस में। तो होता है रिस्क, बस है तो, वो भी मेंशन करना जरूरी है। बस है तो, अब ऐसे खुल के तो नहीं वो बात करेगा कि हम एशियन पेंट को, बट वो बोलेगा बिगेस्ट जाइंट को compete देना, तो एशियन बर्जर नेरोलैक, तीन ही तो बड़ा पेंट के नाम में याद करो, ये तीन याद आएगा। और कोई आता है क्या। इंटरेस्टिंग बात यह है ना, इंडिया में कुछ कंपनी ऐसा है कि जो बना है दूसरे को सामान बेचने के लिए ही नहीं। ऐसा बहुत सारा कंपनी है। आप एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। मान लो पर डे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास टोटल 10,000 स्टूडेंट है, और 10,000 स्टूडेंट फिजिकल आके क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं।
और सबको हमको रोज का नोट्स निकाल के देना पड़ता है, रोज का एग्जाम्पल के लिए प्रिंटर, जैसे बच्चा था वो। अब इस सिचुएशन में जरा सोचो, हम पेपर खरीदेंगे कि कोई छोटा सा पेपर का फैक्ट्री लगा देंगे? पर डे का 10,000 कंजम्पशन है पेज का, मतलब मेरा खुद का कंजम्पशन साल का कितना हो गया? 3-4 करोड़ पेजेस हमको खुद चाहिए, 3-4 करोड़ पेजेस खरीदेंगे तो एक पेजेस का अगर मेरा 1 रुपया भी कॉस्टिंग पड़ेगा, कॉस्टिंग हम क्यों बोले 1 रुपया, लाने ले जाने सबका खर्चा, तो हम साल का 5 करोड़ रुपए तो कहीं पेपर में प्रिंट आउट देंगे। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद ले, या तो खुद का एक छोटा सा प्लांट बैठा दे। अब जब प्लांट बैठाएंगे तो 3-4 करोड़ प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्लांट बैठा हुआ है तो बनाओ 5-6 करोड़, जिसमें 3-4 करोड़ तो हम खुद के लिए जनरेट कर लेंगे। बस है तो। अब मान लो टाटा टी कोई ना भी खरीदे, तो जितना टाटा का ऑफिस है, जितना टाटा का स्टाफ है, वो लोग तो ऑफिस में चाय पी रहा है ना, तो वहां तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक हो रहा है। क्लियर है बात? कितना अच्छा को रिलेशन ये देखो। अगर सपोज करो टाटा ट्रक कोई नहीं खरीदा, टाटा का ट्रक, ठीक है, तो टाटा का ट्रक में बस में तो किसको का माल भर के जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील ट्रांसपोर्ट होगा। कोई अगर आयरन एंड स्टील नहीं खरीद रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसी से ट्रक बनेगा। बस समझा रहा हूँ कितना जबरदस्त सोच है। अगर कोई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, टाटा का कॉफी जो है नहीं खरीद रहा है, तो उसका खुद का है स्टारबक्स, उसमें यूज होगा। प्लान देख रहे हो? ऐसे तो रिकॉर्डिंग क्लास है और मिथ हुई है, ये बात भी नहीं बताना चाहिए, बट मिथ है और कि सच है कि झूठ है पता नहीं, बोला जाता है कि बिरला ग्रुप के साथ ये है ना कि बिरला ग्रुप को कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। इसी वजह से तुम लोग को बता रहे हैं, हमारे रिश्ता में जो जयश्री टेक्सटाइल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ जयश्री को गिट्टी बालू सीमेंट देते देते राजा हो गए हैं, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं होता है। मतलब अगर हमको जब से होश हमारे 5-6 साल से अभी तक पता चला आप कंस्ट्रक्शन, इसे कहा कंस्ट्रक्शन वाला 25 साल पता नहीं चल रहा। तो बहुत आदमी से बहुत सारे स्टोरी बना के बहुत सारा कुछ रखा, तो हम बस ये सुने हैं कि उस कंस्ट्रक्शन का काम रोकेगा तो उसका बिजनेस पूरा फॉल हो जाएगा। अब बताओ, बनाता अल्ट्राटेक सीमेंट, कोई नहीं भी खरीदेगा तो 25 साल से तो खुद से खुद का सीमेंट तो खरीदेगा ना। इसको कहते हैं होम कंजम्पशन या फिर कैप्टिव कंजम्पशन। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात पता है कंपनी ऐसा क्यों करता है? अगर कोई कैप्टिव कंजम्पशन करने के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका फिर कॉस्ट ऑडिट नहीं होता है। और कॉस्ट ऑडिट नहीं होने का मतलब समझ रहे हो? आप 100 रुपए का सामान 150 में चिपकाओ, या 150 का सामान बना करके आप 60 रुपए में चिपकाओ। भैया कंपनी पागल थोड़ी कि 150 का सामान बना के, हाँ, जानबूझ के 60 रुपए में चिपकाएगा कि बाकी का जो पैसा है वो ब्लैक मनी से रिकवर करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोडक्ट बनाए 150 रुपए का, और हम मुस्कान को बेच रहे हैं 100 रुपए में, बिल पे दिखा रहा है 150 रुपए, मुस्कान को क्या दिक्कत है? अब वो जो 50 रुपए है, 100 रुपए मुस्कान दी, 50 रुपए अपना ब्लैक मनी से मर्ज कर लिया, इट विल कन्वर्टिंग, स्टार्ट कन्वर्टिंग व्हाइट मनी। कितना मस्त टेक्निक है कैप्टिव। अब भैया ऐसा क्यों किया गया है, तब गवर्नमेंट इस रूल को चेंज करे। देखो जो भी प्रोडक्ट कैप्टिव कंजम्पशन यानी कि होम कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है कि देश में खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है। अगर ये चीज बंद कर देगा ना तो इंडिया जानबूझ के फिर आउटसाइडर पे डिपेंड हो जाएगा। और फिर आउटसाइडर से क्या सेटिंग करेगा कि तुम मेरे को सामान देना, ठीक है, 100 रुपए में, हम यहाँ से पैसा भेजेंगे 150 रुपए, फिर 50 वहां से रिटर्न मार देना मेरे को, तो फिर यहाँ से सेटिंग हो, तो गवर्नमेंट इसमें और ज्यादा परेशान हो जाएगा कि अभी तक तो ब्लैक मनी इंडिया में घूम रहा था, अब ब्लैक मनी हम लोग का पैसा बाहर जाने लगेगा। तो अब बताओ क्या बेटर ऑप्शन है? यही ना भाई, ठीक है, घरे में चोरी करो तुम, बाहर जाके चोरी करोगे, मेरा भी इज्जत जाएगा, तुम भी जाते हो घर में चोरी करो। बस ना तो। हालांकि टाटा बिरला बड़ा बड़ा नाम है, चिंदी का नहीं करेगा। अच्छा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या क्या आता है? एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, फिर स्पेसिफाइड कंपनी रेफर्स इन यूटीआई, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट, और आरबीआई जिसको रिकमेंड करेंगे। फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया वो जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और वो कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर इंडिया में देखता है। वो कोई भी सारा फाइनेंस, अब सारा बैंक आ गया, एलआईसी आ गया, जीआईसी आ गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज आ गया, इन सबको क्लियर है बात। इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। और हम लोग का 76 से 95 तक, यहां तक खाली अब बचा हुआ, ठीक।